हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 40 टर्म। ये 7 मार्क्स में पूछा है, सेक्शन सी का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो हमें सीरीज गिवन है। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे सीरीज एपी है, जीपी है या एचपी है, क्योंकि अब हम तीनों सीरीज पढ़ चुके हैं। एपी भी हमने पढ़ लिया, जीपी भी पढ़ लिया और एचपी भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये सीरीज किस तरह की सीरीज है, एपी है, जीपी है या एचपी है, ये चेक करना है। तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम डी कहते हैं। तो अगर ये डी क्या होगा, कॉमन होगा, तो हम कहेंगे भाई सीरीज गिवन सीरीज क्या है, एपी है। तो इस केस में डी ये a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 इस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो ये 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एंड इट इज फर्दर इक्वल टू 2। तो ये डिफरेंस क्या है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो गिवन सीरीज है ये सीरीज क्या है, एक एपी है। तो इस एपी का 40 टर्म्स तक का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हम गिवन कर लें, पहले हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ये हम नोट करें। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2 और कॉमन डिफरेंस ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 से। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 2। देयरफॉर सम अप टू 40 टर्म। तो 40 टर्म्स का सम इसे हम S40 से डिनोट करेंगे। तो ये फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो अब हमें n भी यहाँ पे गिवन है, n इज इक्वल टू 40। तो S40 दैट इज सम अप टू 40 टर्म्स will be equal to 40 divided by 2 into bracket 2 into a is 2 plus n minus 1। तो 40 n 40 है, तो ये 41 सॉरी 40 माइनस 1 दैट इज 39 इंटू डी। तो डी हमारा 2 है। तो ये कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 39 इंटू 2, 39 इंटू 2 इज 78। तो ये हम सॉल्व करेंगे, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 82। तो इसे हम सॉल्व कर लें तो ये आएगा 40 इंटू 41। ये 2 से हम 82 को बैलेंस कर ले रहे हैं, तो ये 41 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो 2 से 40 को भी डिवाइड कर सकते हो 20 टाइम्स। ठीक है, तो 40 इंटू 41 ये मल्टीप्लीकेशन हम निकाल लें तो ये कितना आएगा, 1640। 1640। So this is the sum up to 40 terms in the given AP। तो ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, 7 मार्क्स में पूछा गया है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 2 हम देखें क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 1/16। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा है, तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने बताया था अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो उसका जो उसके सीरीज है, सीरीज टर्म्स हैं, उन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें
तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे, पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट H1, H2, H3 and H4 are harmonic means between 1 and 1/16। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब ये हार्मोनिक मीन्स क्या होते हैं, ये मैंने बताया था, किन्हीं दो क्वांटिटीज, किन्हीं दो टर्म्स के बीच में जितनी भी टर्म्स हैं किसी भी सीरीज में, अगर एपी है तो वो अरिथमेटिक मीन्स हो जाएंगे, जीपी है तो ज्योमेट्रिकल मीन्स, और एचपी है तो हार्मोनिकल मीन्स। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी सीरीज है 1,1/3, 1/5, 1/7, तो ये एक हार्मोनिकल प्रोग्रेशन है, क्योंकि जब हम यहाँ पे टर्म्स का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एक एपी आएगा। ठीक है, तो इस केस में 1 और 1/7 के बीच में जो टर्म्स हैं 1/3 और 1/5, these terms are harmonic means between 1 and 1/7। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि भाई जो फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 1/16, इन दोनों टर्म्स के बीच में 4 हार्मोनिक मीन्स H1, H2, H3 और H4 है। ठीक है, Therefore, एक मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो HP होगा, HP हो जाएगा, HP की फर्स्ट टर्म होगी 1, सेकेंड टर्म होगी H1, H2, H3, H4 और लास्ट टर्म हो जाएगी 1/16। यही होगा, ये हमने अज्यूम किया कि 1 और 1/16 के बीच में 4 हार्मोनिक मीन्स H1, H2, H3 और H4 हैं। तो जो हार्मोनिकल प्रोग्रेशन होगा वो इस तरह की टर्म्स हैं। ठीक है, अब हमारा टारगेट है H1, H2, H3, H4 फाइंड करना। ठीक है, एंड या इसको ये लिख लें, ऑल्सो द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन विल बी, क्या हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 1 का रेसिप्रोकल ये 1 ही रहेगा, H1 का रेसिप्रोकल ये 1/H1 हो जाएगा, ये 1/S2, 1/S3, 1/H4, 1/16। ठीक है, विद हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स हो जाएंगी, दो क्वांटिटीज के बीच में 4 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो टोटल 6 टर्म्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, 6 टर्म्स हैं विद 6 टर्म्स। इतना तो क्लियर है सबको, इतना समझ में आ गया क्यों? यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? यस सर। तो अब देखो 6th टर्म, हमें पता है एपी में जो nth टर्म होती है an, ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारा टारगेट तो है यहाँ पे H1, H2, H3, H4 को फाइंड करना, लेकिन अगर हम डी कैलकुलेट कर लें तो डी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ये बाकी टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे an ये है, तो A6 क्या होगा, तो A6 होगा A प्लस 5 इंटू डी। अब हमारे पास A6 भी है सीरीज में और A भी है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो डी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस A6 इक्वल टू 1/16। ठीक है सर A6 16 ही होगा हाँ, एपी वो की टर्म में। रेसिप्रोकल, हाँ बिल्कुल होगा। हम रेसिप्रोकल देखो, HP ये है हमारा, इस HP का जो टर्म्स है उनका रेसिप्रोकल हम ले रहे हैं, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 हुआ, H1 का रेसिप्रोकल 1/H1 हुआ, तो इसी तरह से 1/16 का रेसिप्रोकल ये 16 हो जाएगा।
तो इस एपी में टोटल 6 टर्म्स होंगी, जिसमें 6th टर्म हमारी 16 है, ठीक है। और ये 6 टर्म अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो ये 6 टर्म एपी में क्या होगी, a प्लस 5d होगी, और a का वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से a दैट इज 1 प्लस 5d विल बी इक्वल टू 16। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 5d इक्वल टू 16 माइनस 1 दैट इज 15, इतना आ जाएगा। तो d इक्वल टू फाइनली कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। d का वैल्यू 3 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अपनी एपी में सेकेंड टर्म कैलकुलेट करनी है। सेकेंड टर्म इज डिनोटेड बाय a2 एंड इज 1 अपॉन h1, ठीक है। सेकेंड टर्म इस एपी में कितनी है, 1 अपॉन h1 है, और सेकेंड टर्म बाय द nth टर्म फॉर्मूला विल बी a प्लस d, यही होगा। और a का वैल्यू हमें पता है, a इज 1 एंड d इज 3, तो ये कितना आ गया, 4। तो यहाँ 1 अपॉन h1 तो 4 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए h1 की वैल्यू, तो h1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से a3 विल बी 1 अपॉन s2, तो a3 होगा a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 7। तो यहाँ से h1 इक्वल टू 1 अपॉन 7, ठीक है। इसी तरह से a4 होगा 1 अपॉन s3 a प्लस डी डी, a इज 1 3 इंटू डी, डी इज 3, तो ये कितना आ गया, 10। सो h1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, ठीक है। यही होगा जो h1 होगा, h1 देखो 1 अपॉन h1 का वैल्यू 4 है, तो h1 का वैल्यू 1 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही टर्म्स आ रही हैं, क्यों, सेकेंड ये s2 होगा, थर्ड s3 हो जाएगा। a2 हमारा 1 अपॉन h1 था, a2 का वैल्यू 4 आ गया, तो 1 अपॉन h1 का वैल्यू 4 है, तो h1 का वैल्यू 1 अपॉन 4 हो जाएगा। इसी तरह से 1 अपॉन s2 का वैल्यू 7 आया, तो s2 का वैल्यू 1 अपॉन 7 हो जाएगा। 1 अपॉन s3 का वैल्यू 10 आया, तो s3 का वैल्यू 1 अपॉन 10 हो जाएगा। इसी तरह से 1 अपॉन h4, ये 1 अपॉन h4 क्या होगा, यहाँ पे एपी में 5th टर्म होगी, दैट इज a5, तो ये a प्लस 4d होगा, तो a होगा यहाँ पे 1 और d होगा 3, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 13। तो फाइनली h4 हो जाएगा 1 अपॉन 13। तो ये h1 s2 s3 और h4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर, समझ में आ गया होगा सबको सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। तो इसी तरह के, हाँ इसी तरह के क्वेश्चंस और पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही है। तो इसी तरह से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, तो ये क्वेश्चन भी नोट करते हैं, इन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, एक इफ ABCD are in GP, prove that A square minus B square, comma B square minus C square and C square minus D square are also in G। ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, सब अलजेब्रिकल टर्म्स हैं, तो आंसर भी यहाँ पे अलजेब्रिकल टर्म्स में ही हमारा रहने वाला है पूरा, ठीक है। तो कैसे इसे प्रूफ करेंगे, देखो किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखो हमें गिवन है, गिवन क्या है, ए बी सी डी आर इन जीपी देयरफॉर, ठीक है। अब अगर ये जीपी में है तो सीरीज में क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा, और वो कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो का फॉर्मूला आर से डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को, तो इसका वैल्यू होता है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, यही होता है कॉमन रेशियो। क्यों, हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, और ये हर टर्म के लिए हम करेंगे, तो जो रेशियो आएगा वो अगर सेम है तो हम कहेंगे भाई हमारा सीरीज क्या है, जीपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी, तो ए अपॉन सॉरी बी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू आर, ये होगा नेक्स्ट टर्म यहाँ पे बी है, प्रीवियस टर्म ए है, तो नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म दैट इज बी अपॉन ए, ये भी आर के इक्वल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म सी, प्रीवियस टर्म बी, सो सी अपॉन बी, ये भी आर के इक्वल होगा, ठीक है। यानी बी अपॉन ए, सी अपॉन बी और डी अपॉन सी, ये सारे क्या होंगे, सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, क्यों? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म A1 जिसे हम कहेंगे, A1 क्या होगा, A होगा। इसी तरह से A2 सेकेंड टर्म, ये A इंटू आर हो जाएगी, होगा ना ऐसा, क्यों? यस सर। रेशियो तो कॉमन है, तो जीपी है, तो A2 AR हो जाएगा, A3 AR स्क्वायर हो जाएगा, A4 AR क्यूब होगा, यही होगा ना, चार टर्म है ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका मतलब है ए इक्वल टू तो ए है, बी इक्वल टू ए इंटू आर है, सी इक्वल टू ए इंटू आर स्क्वायर है, और डी इक्वल टू क्या है फिर ए इंटू आर क्यूब। मैंने क्या किया, ए बी सी और डी को ए और आर के टर्म्स में लिख लिया, कर सकते हैं ना ऐसा? यस सर। तो अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये तीन टर्म्स को करना है कि ये तीन टर्म्स क्या हैं, जीपी में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे जीपी की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी जीपी है जैसे 1 2 4, ये एक जीपी है, तो यहाँ पर ये रिलेशन होता है A1 इंटू A3 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि रेशियो कॉमन है, तो A1 इंटू A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर होगा। आप चाहो तो इसे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे A1 का वैल्यू 1 है, A3 का वैल्यू 4 है, तो A1 इंटू A3 ये 1 इंटू 4 हो जाएगा, और A2 ये 2 है, तो इसका स्क्वायर, तो ये 4 इक्वल टू 4, तो ये रिलेशन चाहो तो आप याद रखो, ठीक है। तो इस रिलेशन का यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये जीपी में है या नहीं, ठीक है। हालांकि हमें प्रूव करना है कि ये भी जीपी। क्लियर, ये समझ में आया, ये आइडेंटिटी समझ में आई सबको, क्यों? यस सर। तो यहाँ से अब देखो, सिंस सॉरी इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी, देन, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, होगा ऐसा?
क्यों? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, इस आइडेंटिटी को होल्ड करेगा। अगर ये मेरा A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो A1 इंटू ए थ्री बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू A2 होल स्क्वायर। A2 इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सो A2 होल स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस आइडेंटिटी को होल्ड कर रहा है ना, क्यों? ये समझ में आया सबको? Yes, sir. ये कैसे मैंने लिखा इसे, ठीक है। तो ये टर्म्स हमारी जीपी में है, तो इनको इस तरह से लिखा जा सकता है, या आप डायरेक्ट इस आइडेंटिटी का यूज करके इसे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमने क्या किया है, ए बी सी और डी को ए इंटू आर के टर्म्स में नोट किया हुआ है, तो वन बाय वन ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। नाउ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी का वैल्यू है ए इंटू आर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर है ए इंटू आर स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4, यही होगा। क्यों? Yes, sir. तो यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर ये हम कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस आर स्क्वायर, रहेगा इतना। Yes, sir. ये इतना सबको समझ में आता है ना, कैसे कॉमन लेते हैं अलजेब्रिक टर्म्स में। देखो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म में ए स्क्वायर हमने ले लिया, कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 4। ठीक, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 4। अब यहाँ पे ये आइडेंटिकल टर्म्स हैं, आर के टर्म्स में है ये, ठीक है, होमोजीनियस टर्म्स हैं, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, आर की जो लोएस्ट कॉमन पावर है उसे हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर, और यहाँ फर्स्ट टर्म में आर स्क्वायर है, सेकेंड में आर टू द पावर 4 है, तो यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन लें, ए स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन है, तो आर स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में तो बचेगा 1, और सेकेंड टर्म में आर टू द पावर 4 है, तो आर टू द पावर 4 में से आर टू द पावर 2 हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा आर टू द पावर 2, 4 माइनस 2। क्लियर? तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू तो कितना आ गया। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर किया तो ये ए टू दी पावर 4 आर टू दी पावर 4 1 माइनस आर स्क्वायर टू दी पावर 4 हो गया। ठीक है, सॉरी, आर 1 माइनस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 2 हो जाएगा, होगा इतना। सिमिलरली हमें क्या करना है, सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो ए स्क्वायर कितना होगा, ए का वैल्यू तो ए ही है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है ए इंटू आर, तो इसका होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट सी स्क्वायर है ए इंटू आर स्क्वायर, तो ये ए इंटू आर स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी का वैल्यू है ए इंटू आर क्यूब, तो इसका भी होल स्क्वायर, यही आएगा। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन हमें करना है,
तो मल्टीप्लीकेशन करें तो देखो पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू आर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, इस टर्म में स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज आर टू द पावर 4। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है जैसे 2 स्क्वायर टू द पावर 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू, ये पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4 माइनस इसी तरह से ए इंटू आर क्यूब होल टू द पावर 2, तो ये ए स्क्वायर और आर टू द पावर 3 इंटू 2 दैट इज 6, यही होगा। तो इतना तो सबको समझ में आता है क्यों? अब Yes, देखो sir. अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट से हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। फर्स्ट ब्रैकेट से ए स्क्वायर कॉमन लेने पे ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस आर स्क्वायर रहेगा। फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रहा 1 माइनस आर स्क्वायर। अब सेकंड ब्रैकेट में देखो, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर और आर टू द पावर 4 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ रहा 1 माइनस, ये ए स्क्वायर कॉमन आ गया। इसी तरह से आर टू द पावर 4 और आर टू द पावर 6 में आर टू द पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस आर स्क्वायर। आर टू द पावर 6 में से आर टू द पावर 4 कॉमन गया, कॉमन लिया तो ये आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसे फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए टू द पावर 4 और आर टू द पावर 4 ऑलरेडी है, और ये 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखा फ्रॉम 1 we get a2 स्क्वायर इक्वल टू a1 इंटू a3। ये हमारा क्या है, ये टर्म हमारी a1 इंटू a3 है, इसका वैल्यू a टू द पावर 4 r टू द पावर 4 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर आ रहा है, और a2 स्क्वायर ये हमारा a2 था, इसका होल स्क्वायर ये भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से ये दोनों टर्म्स यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ गई, तो इसका मतलब है दिस implies that a1 that is b square minus c square, a2 that is a square minus b square, and a3 that is c square minus d square are also in। तो ये प्रूफ हो गया। ये समझ में आया सबको कैसे हमने प्रूफ किया यहाँ पर? Yes, sir. तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो एपी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन सी में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, और इसी में सॉरी ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, इसी में 7 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन है, ये है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन AP so that 1 upon b plus c, 1 upon c plus a and 1 upon a plus b are also in A। ये क्वेश्चन ठीक है, तो इसे हम एपी की प्रॉपर्टी से प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सिंपल सोल्यूशन है, हम यहाँ पे रिवर्स लेके चलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन रिवर्स लेने में ज्यादा इजी रहता है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, देखो हमें गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी,
देयरफॉर अब एपी में है तो इन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, वो डिफरेंस हर टर्म्स के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म बी स्क्वायर है, प्रीवियस टर्म ए स्क्वायर है, ये इक्वल टू होगा नेक्स्ट टर्म ए स्क्वायर माइनस प्रीवियस टर्म बी स्क्वायर के। होगा ऐसा? क्यों? यस सर। यही होता है ना, जो कॉमन डिफरेंस होता है डी, ये क्या होता है, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। यहाँ पे तीन ही टर्म है, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 का यूज करके हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे बना ली। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए और 1 अपॉन ए प्लस बी एपी में है। ठीक, तो हम प्रूफ करने की बजाय ये मान लेते हैं कि 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए और 1 अपॉन ए प्लस बी क्या है, एपी में है। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने पे अगर ये आइडेंटिटी आ जाती है तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स भी क्या है, एपी में। समझ में आ रहा है रिवर्स कैसे प्रूफ करेंगे? हमसे कहा गया है कि ये टर्म्स प्रूफ करो कि एपी में है, तो हम मान के चलेंगे कि ये टर्म्स क्या है, एपी में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ सपोज 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b are in AP, then तब क्या होगा, नेक्स्ट टर्म दैट इज 1 plus ca minus previous term that is 1 upon b plus c is equal to next term 1 upon a plus b minus previous term 1 upon c plus a। लिख सकते हैं इतना इसे, क्यों? Since d equal to a2 minus a1 which is equal to a3 minus a2, इस प्रॉपर्टी से लिखा, इसे लिखा जा सकता है ना? यस सर। किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं आप। नहीं है कोई डाउट? तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अगर सिंप्लीफिकेशन पे ये रिजल्ट आ जाता है तो इसका मतलब है ये क्या है, एपी में है। ठीक है, तो अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी, और न्यूमरेटर में हो जाएगा बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आएगा ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, और न्यूमरेटर में आ जाएगा सी प्लस ए माइनस बी। इसी तरह से सिंप्लीफाई होगा ना, इतना तो सबको समझ में आता है। Yes, sir. क्यों? तो ये प्लस सी माइनस सी, ये बैलेंस हो गया, सी माइनस ए रहा। इसी तरह से सी प्लस ए, ये भी डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से प्लस ए माइनस ए, ये बैलेंस हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस बी इंटू बी प्लस बी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ये क्या आएगा, कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑलरेडी इन एपी। ठीक है, ये तो ऑलरेडी एपी में था, और हम ये अज्यूम करके चले कि ये टर्म्स भी क्या है, एपी में है, तो यही रिजल्ट फॉलो हो रहा है। क्यों? ये समझ में आया सबको? सिंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑलरेडी इन एपी, दिस विल इम्प्लाई 1 अपॉन
क्या था 1/b + b, 1/b + a and 1/a + b are also in a। इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से हम ये यहाँ से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने अज्यूम किया, नहीं सॉरी, हमें गिवन था a² b² c² AP में है, तो ये रिलेशन हमारे पास आया, तो b² - a² को हम लिख सकते हैं b - a इंटू b + a। इसी तरह से c² - b² को लिख सकते हैं c - a b + b। ठीक है, ये आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ठीक, तो फिर यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है, तो आप ये मेथड फॉलो करोगे तो ये कम समय में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा सबको। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है द सम ऑफ n terms, the sum of n terms (7n + 1) is to 4n + 27. Find the ratio of their 11th term। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व? हमारे पास देखो 2 एपीज हैं। ठीक है, दोनों एपी के सम का रेशियो, फर्स्ट एपी का सम 7n + 1 है, सेकंड एपी का सम 4n + 27 है, तो इन दोनों का रेशियो इस तरह से दिया हुआ है। फिर हमसे पूछा गया है कि उन दो एपीज के 11th टर्म्स का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया सबके? पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन में क्या करना है, अगर ये समझ में आता है तभी आप क्वेश्चन आगे मूव कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो देखो 2 एपी है हमारे पास। ठीक है, जो फर्स्ट एपी है, फर्स्ट एपी में n टर्म्स का सम हमें गिवन है ऐसा। इसी तरह से सेकंड एपी में वहां पे भी n टर्म्स का सम हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हम एक को फर्स्ट एपी के सम को SN1 कह लें और सेकंड एपी के सम को SN2 कह लें। ठीक, तो SN1 डिवाइडेड बाय SN2 ये हमें गिवन है। कितना गिवन है? 7n + 1 डिवाइडेड बाय 4n + 27। ठीक है, इतना गिवन है। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. सम का फॉर्मूला, अब सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है एपी में n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है, यही होता है क्यों? Yes, ma'am. अब एपी तो अलग अलग है ना, टर्म्स तो दोनों में n है, लेकिन एपी अलग अलग है, तो इसका मतलब दोनों में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? Yes, sir. Yes, sir.
तो यहाँ पे हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं लेट A1 एंड B1, let A1 and Bn be the first terms of two APs and D1 comma D2 be their common difference respectively. ठीक है, ये अज्यूम हमने कर लिया, ये अजम्पशन सबके समझ में आया। फर्स्ट एपी के फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म B1 है। इसी तरह से फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस D1 है और सेकंड एपी में कॉमन डिफरेंस D2। क्लियर? देन SN1, SN1 means sum of n terms in फर्स्ट एपी, इसको हमने SN1 से डिनोट कर लिया। तो SN1 कितना होगा जल्दी बताओ। SN1 will be n/2 into 2 into first term is A1 plus n-1 into common difference is D1, यही होगा sum of n terms Yes, sir. in first AP। इसी तरह से sum of n terms in second AP is denoted by SN2। ठीक है, ये SN2 ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2SN और 1SN। ठीक है, वो SN स्क्वायर जैसा लग रहा है तो उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 2SN दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स इन सेकंड एपी। सो 2SN कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमने अज्यूम किया सेकंड एपी में B1, तो ये n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस B2, ये हमने अज्यूम किया। क्लियर? इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तब हमें गिवन क्या है, गिवन द रेशियो ऑफ 1SN डिवाइडेड बाय 2SN। ठीक है, ये कितना गिवन है, ये गिवन है 7N + 1 डिवाइडेड बाय 4N + 27, यही गिवन है ना। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो ऑफ 7N + 1 is to 4N + 27। ठीक, अब 1SN की वैल्यू रख दो। 1SN की वैल्यू है n/2 ब्रैकेट 2A1 प्लस n-1 D1 और 2SN की वैल्यू रख दो n/2 2B1 प्लस n-1 D2 इक्वल टू 7N + 1 डिवाइडेड बाय 4N + 27, यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो n/2 बैलेंस हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली मिला न्यूमरेटर में 2A + 1 n-1 इंटू D1 होल डिवाइडेड बाय 2B1 प्लस n-1 D2 इक्वल टू 7N + 1 डिवाइडेड बाय 4N + 27, यही होगा। Yes, sir. तो अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म।
ठीक है, 11th टर्म का रेशियो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो ये रेशियो क्या है, ये रेशियो है nth टर्म का, ठीक है। तो 11th टर्म का रेशियो क्या आएगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, कोई बता सकता है? कोई बता सकते हैं भाई? नहीं बता सकते हैं, चलो। तो देखो 2 कॉमन ले लें, न्यूमरेटर में 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया a1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू b1 आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे से भी 2 कॉमन ले लिया, तो b1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 b2 इतना होगा। क्यों, ये तो सबके समझ में आया है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। ये 2 से 2 बैलेंस हो गया, तो फाइनली हमें मिला a1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d1 डिवाइडेड बाई b1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d2 इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27, यही आएगा। Yes, sir. तो अब हमें क्या करना है, 11th टर्म के लिए सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो 11th टर्म क्या होगी एपी में, एपी की nth टर्म कितनी होती है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होती है ना। Yes, sir. तो 11th टर्म कितनी होगी, A plus 10D. a प्लस 10d, तो यहाँ पे लिख लें सिंस 11th टर्म इन AP is A11 is equal to A plus 10D, यही होगा। Yes, sir. तो अब यहाँ पे देखो, ये रेशियो तो हमें गिवन है, ये रेशियो तो हमें गिवन है, और यहाँ पे ये टर्म्स के इसमें अगर हम कंपेयर करें तो ये a प्लस n-1 अपॉन 2 d1, इसे हम इससे कंपेयर करें, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 11th टर्म का रेशियो चाहिए ना, क्यों, हमें क्या चाहिए 11th टर्म्स का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो ये 11th टर्म यहाँ पे कब बनेगी, 11th टर्म यहाँ पे कब बनेगी, जब n-1 अपॉन 2 कितना होगा, 10 होगा। बात समझ में आ रही है, क्यों? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ दीज टू एपीज 11th टर्म, वी हैव टू फाइंड A11 डिवाइडेड बाई B11, ठीक है। हमें चाहिए A11 डिवाइडेड बाई B11, तो A11 विल बी A1 प्लस 10 इंटू D1 एंड B11 विल बी B1 प्लस 10 इंटू D2, यही चाहिए, क्यों? Yes, sir. तो इसे 1 कह लें, इसे 2 कह लें, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को कंपेयर करने पे वी गेट n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, 10। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर a1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d1 है, और यहाँ पे न्यूमरेटर a1 प्लस 10 इंटू d1 है, तो a1 d1 तो सेम है, n-1 अपॉन 2 की जगह पे कितना होना चाहिए, फिर 10 होना चाहिए। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 इंटू 2 20 एंड प्लस 1 20, तो n इक्वल टू 21 आ गया इतना।
Yes, sir. तो आप क्या करेंगे सिंपली पुटिंग n equal to 21 in 1 we get the ratio of 11 टर्म्स। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे a 11 अपॉन b 11, तो 7 इंटू n, n इज 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 21 प्लस 27। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 4 अपॉन 60। सो द रेशियो A11 इज टू B11 इज इक्वल टू 4 इज टू 3। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? ये समझ में आया सबको कैसे सॉल्व किया है? Yes, sir. हाँ, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो फिर एक बार इसको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अभी इतना करते हैं।